रोस्टिंग के नाम पर आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, और आपको उसमें से कौन, यहाँ पे आप हाइट, वेट, कभी कभी किसी हैंडीकैप को अगर कोई आ रहा है उसमें भी, जब तुम्हारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, जब तुम्हारा पावर कम पड़ जाता है, जब तुम्हारी एफर्ट्स कम पड़ जाती है ना, तब तुम, कोई भी चीज़ तब बिकती है जब खरीदने वाला होता है। वैसे ही ऐसे इनको व्यूज़ नहीं मिलते थे। जब व्यूज़ मिले तो इनको प्रोत्साहन मिला, इनको लगा कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। फिर एक के कंपटीशन में दूसरा उतरा, उसने और एक लेवल पार किया, फिर तीसरा आया कि मैं इससे भी आगे जाऊंगा। ऐसे करते करते मेरी एंट्री के बाद 30% टीआरपी इंक्रीज हो गई थी, टाइम स्पेन बढ़ा था, इवन स्लॉट चेंज करने के बाद भी था। बट तब तक हो सकता है कि स्वागत है मनस आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताइए कि क्या यादें लेकर आए हो आप तुलसी हमारी बड़ी सयानी से। यार टीम्स जैसे आई एम ऑलवेज फॉर्चुनेट कि मेरे कभी भी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहे कभी भी किसी टीम के साथ। ये टीम भी भले शॉर्ट जर्नी थी बट बहुत ही प्यारी और बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। तो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, और ऑप्टिमिस्टिक्स के साथ मेरा दूसरा शो था, तो डायरेक्टर से लेके स्पॉट दादा तक एवरीबडी वाज सो गुड। एंड जनरली होता है ना, एक एक्टर्स का पैटर्न सेट हो गया होता है, जिसमें एक नए एक्टर की या नए हीरो की एंट्री होती है तो सबके साथ के इक्वेशंस बदल जाते हैं। बट दिस टीम वाज अमेजिंग। कैरेक्टर की वजह से मुझे एक नया फ्लेवर जो रॉबिन हुड वाला जो मैंने कभी प्ले नहीं किया था वो प्ले करने को मिला। सो आई एम थैंकफुल टू ऑप्टिमिस्टिक एंड दंगल के जिसने वो मौका दिया। तो मज़े वाली जर्नी थी। बीइंग एन एक्टर कैसे फील होता है जब शो एब्रप्टली ऑफ एयर जाता है? दुख होता है, बट सी वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ बिजनेस। मैं ये नहीं कहूँगा कि नो नो नो, सी अगर हम टॉप पे तो नहीं थे, अगर टॉप पे होते हो ना तो तुम्हारे मतलब कभी भी उस पर सवाल नहीं उठता है। कोई भी चैनल पे आज के ज़माने में बॉटम 3 में अगर आप होते हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि मतलब एवरीडे इज़ अ लटकती तलवार वो ऑलवेज रहती है कि इफ इट डजंट, नो डाउट मेरी एंट्री के बाद 30% टीआरपी इंक्रीज हो गई थी, टाइम स्पेन बढ़ा था, इवन स्लॉट चेंज करने के बाद भी था। बट तब तक हो सकता है कि शायद वो बोलते हैं ना, देर हो गई हो कि उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि इट्स बिन 7-8 मंथ्स, तो अब न्यू शो को मौका मिलना चाहिए। इट्स अ चैनल, उसको पूरी चैनल चलानी है टीम को। तो आई अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ये एक ऊपर का कॉल होता है जहाँ पे दे वांट के अब उस लेवल का ग्रोथ नहीं है तो लेट्स गिव चांस टू, क्योंकि जब पुराना फिर निकलेगा नहीं तो ना कुछ आएगा नहीं। नए को मौका तभी मिलता है ना जब पुराना हटेगा। तो मैं बिकॉज उसमें था तो मुझे तो यही रहेगा कि मेरा शो चलता रहे सालों साल, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्लेटफॉर्म यू एंजॉयड अ लॉट, गुजराती फुल फ्लेज फिल्म्स या टीवी? ऑनेस्टली टीवी पहला प्यार था, है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीवी से कभी ऊब नहीं जाता। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी भी मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ होने पर है जिसका एडिट चल रहा है, गुजराती फिल्म है जिसको मैंने अबू धाबी, दुबई, सर्बिया, बलग्रेड ऐसे सब जगह पे शूट किया है। सो आई थिंक फर्स्ट गुजराती फिल्म की इतने लोकेशंस पे शूट हुई है। बट फिर भी क्या है ना, वो बड़ा स्टार वाली फीलिंग होती है, क्योंकि दिन में एक सीन करना। टीवी में क्या होता है ना, दिन में आधे एपिसोड से ज़्यादा हम शूट करते हैं, सो 4-5 सीन। अब मुझे इसकी इतनी आदत पड़ गई है कि आई लव टू शूट डेली, और मैं कुछ एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी मेरे मेरे 15-16 ईयर्स की करियर में किसी भी शो वाले से पूछ लो, आई रीच बिफोर हाफ एन आवर ऑफ माई कॉल टाइम एवरी डे। अभी भी मेरे फ़ोन की घड़ी आप देखोगे ना तो वो आधा घंटा आगे रहेगी। मैं जीता ही इस हिसाब से, बट आई एम एक्साइटेड टू गो शूट एंड शूट एवरी डे। सो टीवी मुझे कभी भी जब मौका मिलता ना तो मैं टीवी को पहला प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ। फिर बीच में ऐसा होता है क्योंकि अब जैसे ये शो खत्म हुआ, सो नाउ करंटली आई एम नॉट डूइंग एनी टीवी शो, तो इन मीन वाइल इफ आई गेट अ गुजराती फिल्म सो आई विल डू दैट। जैसे मैंने एक हिंदी वेब सीरीज़ की थी जो अभी वो भी फाइनल उस पर है, एडिट पर है, तो वो भी शायद जल्दी आ जाएगी। तो बीच बीच में मैं कर लेता हूँ, बट टीवी तो पहला प्यार, पहला प्यार। तो मैंने आई रियली वांट टू आस्क यू दिस कि जब आपने टीवी शुरू किया था तो टीवी पर एक आइडल बेटा का एक ट्रेंड था। वो बेटा आइडल था, पूरे कपड़ों में रहता था। फिर
अब जो टीवी का क्रेज आया है वो एक हैंडसम माचो हीरो वाला क्रेज आ गया है। पहले टीवी एक्टर्स बॉडी बिल्डिंग स्किन शो में बिलीव नहीं करते थे और टीवी पर ये होता भी नहीं था, पर आजकल वो होने लगा है। तो यू बीइंग एन एक्टर, हाउ मच कंफर्टेबल परफॉर्मिंग दिस सीन्स ऑन टीवी इन द डेली सोप, नॉट इन फिल्म्स? लकीली आई मस्ट से कि टीवी में एक एसएनपी डिपार्टमेंट होता है जो वल्गैरिटीज़ को कंट्रोल करता है, जो इंटरनेट पर नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न हम इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिलती है जो नहीं बननी चाहिए। टीवी में वो चीज़ कंट्रोल करता है, इस वजह से बहुत लिमिटेड वे में वो ऐसी कोई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन टीवी पे क्लीन चीज़ें ही मिलती है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप देखोगे ना तो एवरी 10-15 ईयर्स देयर इज़ अ न्यू ट्रेंड कम इन अ इंडस्ट्री। आप अगर 80s की फिल्में देख लो तो मल्टी स्टारर फिल्में आना शुरू हुआ था, फिर 90s में रोमांटिक शुरू हुआ शाहरुख सर के आने के बाद, फिर ऋतिक रोशन केम इन 2000, फिर 2012 के बाद गैंग्स ऑफ वसेपुर रियलिस्टिक सिनेमा आ गया, जिसमें अब मेकअप्स को रॉ चीज़ें दिखानी शुरू हो गई, रियलिस्टिक चीज़ें दिखानी। वैसे ही टीवी में मैंने जब एंट्री की थी तब क्लीन शेवन हीरो चलते थे। दाढ़ी इज अ सिंबल ऑफ अ विलन, बियर्ड, और अब हर एक को बियर्ड चाहिए। मतलब जनरली बियर्ड उस टाइम पे घर में भी अलाउड नहीं करते थे कि यार ये क्या दाढ़ी बढ़ा के, मतलब क्या, मतलब डिप्रेशन हो तो दाढ़ी बढ़ती थी, या फिर नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता था। ब्रेकअप हो कि देवदास बन के क्यों घूम रहा है, दाढ़ी क्यों बढ़ाई है, मम्मी पापा डांट देते थे। और आज देखो, सो देयर इज अ न्यू ट्रेंड। सो चॉकलेटी बॉय से वो मैचो मैन वाला आया। तो अगर इफ यू आर अ बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, इफ यू आर अ फिटनेस फ्रीक, ऐसा कोई रोल कर रहे हो तो वो आपकी फिटनेस को दिखाना लाजमी भी बनता है। अननेसेसरीली तो टीवी में हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ दैट वन डिपार्टमेंट। टीवी में तो नहीं होता है, लेकिन बहुत कम जो टीवी एक्टर्स हैं वो आजकल फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं। एक एरा था वो नहीं थे। एग्जैक्टली तो वहां पे उस टाइम पे सी तब कैसा था ना कि सिर्फ एक्टिंग देखी जाती थी, एक्टर्स देखे जाते थे और वो सिर्फ एक्टिंग के बेस पर जज होते थे। मतलब अगर पेट निकला हुआ भी है तो भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गया है। अब तुम चाहो या ना चाहो, यू हैव टू बी फिट। अब क्या होता है ना, कई बार हीरोइन को उठा के गोल गोल घूमना होता है तो भी तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ चाहिए। तुम्हें बहुत सारी जगह पे टीवी में ऐसा आता है कि एक मन्नत मान ली है तो हीरोइन को उठा के मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़नी है, कैसे चढ़ोगे, फिटनेस तो चाहिए ही। तो वो सारी जगह पे एक लुक कॉन्शियस तो होने लगे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग ना। अल्टीमेटली इट विल इम्प्रूव योर हेल्थ। तो अब ये ट्रेंड आ गया कि दिखना भी अच्छा चाहिए और इंटरनल भी हेल्थ अच्छी चाहिए, तब जाके तुम्हें वो हीरो वाला टैग मिलेगा। सो दैट इज अ न्यू ट्रेंड एंड आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस। अब तो उल्टा एक्रोबेटिक्स आ गया, टाइगर श्रॉफ की जी की देन है कि अभी वो एक अलग लेवल आ गया। उसमें विद्युत जामवाल ने कैलिस्थेनिक्स वो इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वी आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट पीक। सो एवरीबडी हैज टू, अगर तुम्हें कॉम्पिट मतलब करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू सर्वाइव। So that's a new trend and I'm happy for that. I think everybody should focus on this. But how much you I am comfortable. I am हालांकि देखो टीवी में उस लेवल का, देखो सिक्स पैक्स जो होते हैं ना, प्रैक्टिकली मैंने एक टाइम बनाए थे, तो इट इज़ अ प्रोसेस। हम जब भी कोई सॉन्ग देखते हैं किसी बड़े सुपरस्टार का, तो वो सॉन्ग के लिए 3 महीने पहले से एक प्रिपरेशन होती है। फिर वो सॉन्ग डे का शूट के वक्त उसके 3 दिन पहले से सॉल्ट शुगर बंद हो जाता है एंड यू बिकम वेरी रिप्ड। फिर वो शूट होता है, शूट होने के बाद वो कोई सिक्स पैक मेंटेन नहीं कर सकता 365 डेज, कोई नहीं कर सकता। मतलब उस लेवल की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ जो हम देखकर ऐसा होता है कि अरे बाप रे वेन्स दिख रही है, वैसे सब। नॉर्मल सिक्स पैक जैसे सोनू सूद जी के नॉर्मल है, तो वो जीन्स अगर तुम्हारे डीएनए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उस टाइप के जहाँ पे ठंडी जगहों पे तुमने अच्छा खाना खाया, तुम्हारे जीन्स खेती वाले सालों के हैं, तो वो रख सकते। बाकी एवरीबडी कैन नॉट मेंटेन सिक्स पैक। तो मैंने बनाया था, फिर वो बना के तुम यू विल गेट सिक बिकॉज इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल। तो मैं अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आई विल डेफिनेटली मेक इट
बट वो आई नीड दैट 3 months ऑफ टाइम, जिसमें क्लीन डाइट, टाइम टू टाइम सोना। अभी टीवी में कैसे सोना पॉसिबल है टाइम टू टाइम? 12-13 घंटे का शूट है, सो इट्स डिफिकल्ट। बट इफ यू नीड इट देन यू हैव टू डू दैट, एंड आई वुड लव टू डू दैट फॉर श्योर, फॉर द डिमांड। अगर जैसे एक्सपेरिमेंट्स में कोई बोले कि जैसे रणदीप हुडा ने वीर सावरकर में ले लो या सरबजीत में ले लो, वो स्किनी हो गए थे। इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो फिर वो एक खजूर खा लो पूरे दिन में या एक केला खा लो, उस पर जीना, इट्स नॉट ईजी। बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट यार। मतलब हम लोग इमोशनली ड्रिवन लोग हैं, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से दूर रहते हैं। जब किसी चीज़ को दिल दे देते हैं तो फिर वो उस चीज़ के लिए मरने को भी रेडी हो जाते हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ एन आर्टिस्ट एंड ब्यूटी ऑल्सो। सो आर्टिस्ट इससे गुजरता है, बट वो खुशी खुशी गुजरता है इस पूरे फेज से। अब मैं वो चीज पूछूंगा जिस पे बात बहुत एक दफा हुई थी कि आप चाहत को डेट कर रहे हो। हालांकि वो बात झूठ निकली, सबको पता चल गया फाइनली। हाँ हाँ, लेकिन किसे डेट कर रहे हो अभी आप? कोई नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ज़रा थोड़ा कल्चरल और 18th सेंचुरी वाला बन रहा हूँ। मैं शायद बोलूँगा तो शायद लोग मानेंगे भी नहीं, बट मैं बड़ा उसमें मानता हूँ कि इतनी आसानी से कमिटमेंट नहीं देने वाला बंदा हूँ मैं, या कमिटमेंट लेने वाला बंदा भी इतनी आसानी से नहीं हूँ। तो मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर वाला आदमी नहीं हूँ। सो किसी के घर की राजकुमारी को जब तक मैं रानी बनाने के काबिल ना बन जाऊँ, तब तक मैं राजा किस काम का। ये फिलॉसफी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं मम्मी पापा मेरे लिए लड़कियां देख रहे हैं, एंड नो डाउट मेरे घर में सारे लव मैरिज वाले, तो पर अभी तक मुझे नहीं हुआ है। जब होगा छाती ठोक के बोलूँगा मैं, किसी का डर नहीं है मुझे। कैसी लड़की चाहिए? सिंपल, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं, की या बाहर नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। वो जीने दे। मेरी प्यार की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि तुम जैसे थे, जैसे हो और जैसे भी होगे, अगर मैं तुम्हें हर फेज में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ और आप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तो आई एम ओके, आई एम रेडी टू गेट मैरिड। एंड मुझे ऐसी कोई क्राइटेरिया, मैं होता कौन हूँ यार वैसे, मतलब खरीदना थोड़ी है किसी चीज़ को। मतलब आई डोंट वांट इट, जियो और जीने दो, आप भी खुश रहो मैं भी खुश रहूँ। लेट्स नो पास दिस जर्नी विद अ गुड मेमोरीज। सो मुझे वो सब में नहीं पढ़ना है, मुझे ऐसी चाहिए। मैं होता क्यों ना, तो वो भी तो बोलेगी ना मुझे ऐसा चाहिए। सो हो सकता है उसके भी क्राइटेरिया में मैं ना हूँ। लेट्स एंजॉय द इम्परफेक्शंस दैट वे। थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बट मैं उस टाइप का हूँ। तो जिसने मेरे साथ काम किया, आप किसी से भी पूछ सकते, इतनी को एक्टर्स रह चुकी हैं, वो लोग भी पूछते रहते हैं। तो मुझे मैं उनको भी यही बोलता हूँ। तो पहले वो बिलीव नहीं करते, बट द वे मैं उनके साथ 1 महीना जब काम करता हूँ, देन दे अंडरस्टैंड कि मैं उस टाइप का बंदा हूँ। सो इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। डू यू वॉच कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी? क्लीन है तो कभी कभी देख लेता हूँ, बाकी नहीं। मतलब अगर आप बोल रहे हो यूट्यूब पे जो स्टैंड अप कॉमेडी, मैं पूरे एपिसोड्स किसी के नहीं देखे, किसी के भी नहीं, चाहे वो क्लीन हो या नहीं हो, वैसे नहीं देखे। मैंने कपिल शर्मा शो बहुत देखा, मैंने वो उस टाइप की कॉमेडी मुझे पसंद है। मैंने पाकिस्तानी शोज आते थे, वो थोड़े बहुत देखे, तो वो सब अच्छे होते थे। आपके लिए कॉमेडी क्या है? क्योंकि अभी जो ट्रेंड बन गया है ना कॉमेडी, मतलब किसी थर्ड पर्सन का इंसल्ट करो तो मुझे हंसने आता है। हाँ, मतलब मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ, और मैं क्लीन एंड क्लियरली बोल रहा हूँ। आई विल नेवर अप्रिशिएट दैट। मैं कभी उस टाइप की कॉमेडी का हिस्सा भी नहीं बनूंगा। रोस्टिंग के नाम पर आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, और आपको उसमें से कॉमेडी निकालनी पड़े, तो मतलब नहीं है। उसकी भी एक लिमिट होती है। आपको एक सिंपल, आप कपिल शर्मा शो देख लो। आप कपिल शर्मा शो में जब ऑडियंस में से कोई खड़ा होता था और जब कपिल जी उनकी मजाक उड़ाते थे, तो एक ब्यूटी थी उसमें। देयर वाज नेवर एन इंसल्ट। फिर वो खुद भी वो लोग को मज़ा भी आता था। बट यहाँ पे आप हाइट, वेट, फिर कलर, फिर कभी कभी किसी हैंडीकैप को अगर कोई आ रहा है उसमें भी कुछ कॉमेडी निकाल रहे हैं, तो वर्स्ट है। और मेरे लिए कॉमेडी क्लीन होनी चाहिए। वो एक ऐसा एक्टिंग में जैसे नव रस होते हैं ना इमोशंस के, उसमें से एक ये इमोशन इतना प्यारा है और इतना टफ है, तो जो क्लीन हंसा सकता है, जॉनी लीवर, कादर खान, हमने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स देखे यार, जिनकी सिचुएशंस में हम हंस देते थे। डायलॉग की तो टाइम ही, मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वैसे
उस टाइप के ज़माने की कॉमेडी तुम्हें लिटरली सालों तक याद रहती थी। अभी अगर तुम्हें गाली का इस्तेमाल, मुझे एक तो ऐसा लगता है ना, गालियाँ जब तुम्हारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, जब तुम्हारा पावर कम पड़ जाता है, जब तुम्हारी एफर्ट्स कम पड़ जाती है ना, तब तुम गालियों का इस्तेमाल करते हो, चाहे गुस्से में या कॉमेडी में। उसका कोई मतलब। तो कभी रणवीर इलाहाबादी अगर आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे तो आप जाओगे? उनके दूसरे पॉडकास्ट का इससे सी गलती अगर हुई है, अगर बोल दिया है और वो माफी मांग रहा है, तो देखो उस चीज पे मेरा बहुत ज्यादा वर्ड है, माफ कर दो, हो गई गलती। मेरा पॉइंट ये है, यहां तक इतने टाइम से शो चल रहा था, तब ये सब ज्ञानी लोग जो अभी बोल रहे हैं कि बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, कहाँ थे? चलो बीत गई, भूल जाते हैं। अब से क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है कि इंटरनेट पर इस तरह के शोज नहीं बनेंगे, या आप खुद जो भी ऑडियंस देख रही है, अगर आपके मन में ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप अपने आप से तो वादा कर लो कि आप ऐसा नहीं देखोगे। कोई भी चीज तब बिकती है जब खरीदने वाला होता है। वैसे ही ऐसे इनको व्यूज नहीं मिलते थे, जब व्यूज मिले तो इनको प्रोत्साहन मिला, इनको लगा कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, फिर वो बढ़ता गया, फिर एक के कंपटीशन में दूसरा उतरा, उसने और एक लेवल पार किया, फिर तीसरा आया कि मैं इससे भी आगे जाऊंगा। ऐसे करते करते वो वल्गैरिटी भी पार कर गया। वल्गैरिटी इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, इट्स अ अगली फीलिंग टू हियर ऑल दिस थिंग्स। सेम जेन्युइनली मैंने पूरा एपिसोड कोई भी नहीं देखा है लेटेंट का, लेकिन उसके जो क्लिप्स, क्योंकि इतने मतलब मुझ तक, आई एम द लास्ट पर्सन जो सोशल मीडिया देखता है, उसमें भी मुझ तक अगर पहुंचे तो उसमें वो एक लड़की भी थी जिसने कुछ लैंग्वेज यूज़ की थी। मैं वो देख के ये हो गया कि आई डोंट वांट कि मेरे घर में मेरी 18 साल की मतलब मेरी सिस्टर की बेटी है, 18 साल की, अभी उसकी बर्थडे गई, आई डोंट वांट कि जेनजी के नाम पर तुम ये लैंग्वेज यूज़ करो। सो फॉर मी इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, बट मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमारा कल्चरल देश है यार, हमारा इतने संस्कारों से भरा देश है, भले तुम बट कोशिश तो करो इसमें से, मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। टैलेंटेड अगर आप हो तो टैलेंट तो फिर वहाँ पे कंपटीशन दिखाओ ना, अच्छा लिख के, अच्छा बोल के, अच्छा हंसा के। सो दैट इज़ व्हाट, सो आई विल नेवर सपोर्ट दिस, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा वो ये कि अब नेक्स्ट क्या, मतलब एक टीवी शो खत्म हुआ, फिल्म आ रही है, ओटीटी पर प्रोजेक्ट आ रहा है, टीवी पर नेक्स्ट क्या? व्हाट आर यू एस्पायरिंग टू बी कि इस बड़े प्रोड्यूसर के साथ में काम करूं, ऐसा कोई शो बन जाए? ऑनेस्टली बड़े प्रोड्यूसर तो ऐसा मैं नहीं सोचता, क्योंकि एक तो हमारी इंडस्ट्री लॉजिक से ज़्यादा मैजिक पे काम करती है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मेहनत 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 मेहनत, पर मुझे ऐसा लगता है उसके भी ऊपर एक आता है अपॉर्चुनिटी। और अब मैंने गिव योर बेस्ट एंड लिव द रेस्ट वाले फॉर्मूला में मैं आ चुका हूँ। जितने मैंने कोशिश किया ना, तो मेरी लाइफ की अगर मैं हिस्ट्री देखूँ तो 90% वर्क मुझे वो मिले जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था और जिसके बारे में मैंने कभी मेहनत भी नहीं की थी। 10% ही मेरे सक्सेस हुए जिसमें मैंने दिल जान से मेहनत की, मुझे ये करना है। सो नाउ आई एम एंजॉइंग द जर्नी प्रोसेस, कि जो भी आएगा अच्छा आएगा, एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ टीवी फॉर एवर। आई विल डू बीच बीच में जब भी, जैसे अभी मुझे नहीं पता मेरा नेक्स्ट शो कब आएगा, जैसे बात तो अभी भी चल रही है, लेकिन देयर आर कई बार होता है ना, जैसे अभी आईपीएल आएगा, सो बहुत सारे शोज अभी लॉन्च नहीं होंगे, 1-2 महीने बाद होंगे। सो मीनवाइल आई विल डू गुजराती फिल्म्स, तो मेरा वो काम भी हो गया। सो आई विल गो विद द फ्लो। मैं सोचने का मतलब, आई बिलीव दैट डेस्टिनी से बड़ा कुछ नहीं होता। सो मेरी लाइफ तो ऐसी ही रही है कि जहाँ पहुँचना है मैं पहुँच ही जाऊँगा, जहाँ नहीं पहुँचना है मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊँ नहीं पहुँचूंगा। सो आई डोंट नो, बट रियलिटी शोज का पता नहीं, ये साल शुरू हुआ है तब से रियलिटी शोज के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, तो हो सकता है कोई रियलिटी शो भी कर लूँ। आ जाएगा वो आया तो आई वुड लव टू। क्या बात कर रहे हो? आई वुड लव टू। अब इसलिए क्योंकि मैं बड़ा मानता हूँ कि कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, देयर इज अ पर्पस। सो अगर ये ऐसा हुआ है ना, तो मैं एक चीज़ डेफिनेटली हूँ, मैं ना बड़ा ढीठ बन रहा हूँ इस मामले में। इफ मुझे कोई इतनी आसानी से गुस्सा नहीं दिला सकता, मुझे कोई इतनी आसानी से पोक नहीं कर सकता। अब मुझे देखना है कि अंदर जाने के बाद कैसे होता है।
इफ अगर कोई खेल खेल भी रहा है तो हाउ वुड इट बी। तो अब मैं वो चैलेंज लेता हूँ एंड देखते हैं बाकी ये गुज्जू छोकरा क्या क्या करता है वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग एंड ये टेली चक्कर ने हमेशा एक स्पेशल रोल प्ले किया है। भले मैं कम एक्टिव रहा मतलब इंटरव्यूज में और उन सब में, बट इट हैज ऑलवेज बीन स्पेशल फॉर श्योर। हेलो एवरीवन, दिस इज मानस शाह और आप देख रहे हैं टेली चक्कर।